आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं अमित फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दे के ऊपर ये चर्चा लेकर के आए हैं। हालांकि आपको ये मुद्दा जो है वो राजनैतिक ये जरूर है, लेकिन हम लोगों की जो ये चर्चा होगी वो राजनैतिक वो दृष्टिकोण से वो चर्चा नहीं होने जा रही है। हम लोग बल्कि इस मुद्दे के ये आपको ये तकनीकी ये पहलू को और संवैधानिक के पहलू को हम लोग ये ज्यादा ये डिटेल्ड मैनर में ये देखेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या। और मुद्दा ये निश्चित रूप से ये जुड़ा हुआ है कि जो अभी हाल में ही इलेक्शन कमीशन ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन यानी कि ये बिहार की जो मतदाता सूची है उसके ये सघन पुनरीक्षण यानी कि विशेष ये सघन ये पुनरीक्षण के बारे में जो आदेश ये जारी किया है, तो उस आदेश को लेकर के एक तो राजनीतिक रूप से उसका ये काफी ज्यादा ये विरोध हो रहा है और खास करके विपक्षीय दलों के द्वारा। और विपक्षीय दलों के द्वारा इस स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन की ये टाइमिंग के ऊपर ये सवाल उठाया गया है कि आखिर ऐसा ये क्या था ये जिसके के कारण जो बिहार की आपको ये विधानसभा है उसका इलेक्शन ये अक्टूबर नवंबर महीने में होने वाला है। तो उससे ये जस्ट ये 3 महीना ये पहले ही स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन के बारे में इलेक्शन कमीशन ने ये घोषणा ये कर दी। और स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन ये अपने आप में आप समझिए कि ये पूरी यानी कि जो मतदाता सूची है ये बिहार की उसकी ये रीहाउलिंग से रिलेटेड यानी कि एक प्रकार से ये नए सिरे से ये बिहार में ये मतदाता सूची को बनाए जाने की ये कवायद है। तो इसमें ये विपक्षी दलों के ये नेताओं का कहना है कि ये जानबूझ करके ये एक्शन जो है वो लिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये जिससे कि यानी कि ये करोड़ों की संख्या में जो गरीब लोग हैं या जो ये माइनॉरिटीज सेक्शन के जो लोग हैं उनको ये डिसइनफ्रेंचाइज किया जा सके, यानी कि उनके ये मताधिकार के अधिकार से उनको ये वंचित ये किया जा सके। तो ये उसके बारे में एक बहुत ही ये सोच विचार करके ये एक बार लिया गया ये निर्णय है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और विपक्षी दलों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये जो एक्शन है वो सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये सब कुछ ये किया जा रहा है, जिससे कि आगे आने वाले इलेक्शन में ये विधानसभा के ये चुनाव में यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जो उनका अलायंस है यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसको आपको यानी कि ये फायदा ये पहुंचाया जा सके। तो खैर ये सब तो एलिगेशंस है। और दूसरी तरफ ये भी बात ये सही है कि इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन से संबंधित आदेश वो जारी वो कर दिए हैं और उसका जो अनुपालन है वो अनुपालन ये सुनिश्चित ये करवाया जा रहा है ये बिहार के विभिन्न ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और इसी एक क्रम में आपको भी मालूम होगा कि बहुत सारे यानी कि आपको ये लोगों ने और खास करके विपक्षी ये दलों के यानी कि ये लोगों ने इलेक्शन कमीशन के इस ये निर्णय को ये सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये 10 जुलाई को इसकी ये सुनवाई की है। और सुनवाई के क्रम में हालांकि कोई ये फाइनल डिसीजन उसने ये नहीं सुनाया है, लेकिन जो उसमें के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे उसमें से ये मोटा मोटी बात ये निकल करके सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला है कि इलेक्शन कमीशन का जो स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन को ये करवाए जाने का जो अधिकार है वो उसके पास है। यानी स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन जो है वो अपने आप में वो एक गैर कानूनी वो कार्य नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ये टाइमिंग के भी ऊपर ये सवाल उठाए हैं।
कि ये कार्य है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है कि इसको इंडिपेंडेंटली भी किया जा सकता था। इसका ये मतलब है कि जस्ट यानी कि विधानसभा ये चुनाव के जस्ट आपको ये 3 महीने पहले इस कार्य को और इतने ये बड़े कार्य को ये किया जाना, ये थोड़ा ये रीजनेबल ये प्रतीत वो नहीं होता है। तो यानी कि जब ये चुनाव का समय ना हो तो उस काम में तो उस टाइम में इस कार्य को ये किया जा सकता था। और दूसरी तरफ यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस भी चीज को एक प्रकार से ये बोला है इलेक्शन कमीशन को कि आपने जो ये डॉक्यूमेंट्स को स्पेसिफाई किया है या नोटिफाई किया है कि ये फलाना फलाना ये डॉक्यूमेंट्स जो है उसका इस्तेमाल अपनी ये नागरिकता को ये साबित करने के लिए ये किया जा सकता है, तो उसमें एक बहुत ही ये कॉन्स्पिक्यूअस ये तरीके से नोटिसेबल तरीके से उन सारे ये लिस्ट में जो आधार कार्ड जो होती है या वोटर आईडी होती है उसको इलेक्शन कमीशन ने ये मान्यता नहीं दी थी, यानी एक वैलिड ये डॉक्यूमेंट के रूप में। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये आपको ये निर्देश नहीं दिया है, लेकिन उसने एक सजेशन दिया है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये वोटर आईडी और आधार कार्ड को भी ये वैलिड ये डॉक्यूमेंट के रूप में उसको ये सम्मिलित करने के बारे में वो विचार करे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बोला है कि अगली जो सुनवाई होगी वो 28 यानी कि अगले 28 तारीख को होगी, और उस समय तक मतलब हम लोग ये वेट ये कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में जो भी एप्लीकेंट्स हैं और जो डिफेंडेंट है यानी कि इलेक्शन कमीशन की भी ये तरफ से बहुत सारे यानी कि उसकी तरफ से आर्गुमेंट्स ये दिए जाएंगे और उसके साथ साथ जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी भी तरफ से ये बहुत सारे ये कानूनी यानी कि जो ये तथ्य है या कानूनी स्थिति है इस ये डिसीजन के बारे में, वो सब सारी चीजें ये रखी जाएंगी आपको सुप्रीम कोर्ट के आगे। और ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इन सब सारे ये मामलों में ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या डिसीजन लेती है। तो खैर हम लोग की जो ये चर्चा है वो चर्चा इस बारे में नहीं है कि इसके ये राजनीतिक इफेक्ट ये क्या हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ये विशुद्ध रूप से इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन जो था स्पेशल इंटेंसिव ये रिवीजन को ये करवाए जाने का, उस डिसीजन का जो ये कानूनी आधार है उस आधार के ऊपर हम लोग ये तकनीकी चर्चा ये करने जा रहे हैं कि क्या उसका ये डिसीजन जो है एक वैलिड और रीजनेबल डिसीजन है कि नहीं है, और इसकी जो मान्यता है वो सुप्रीम कोर्ट में वो कहां तक रहेगी, या सुप्रीम कोर्ट वो किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन को वैलिडेट कर सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों की ये चर्चा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यानी कि भारतवर्ष में आपको हमारे ये संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल ये 326 हमने बोर्ड पे भी लिखा है। इसका बेस यही है, यानी अनुच्छेद ये 326 और अनुच्छेद ये 326 आपको ये 26 जो है वो इस चीज को डिक्लेयर करता है, इस चीज का ये प्रावधान करता है कि विधानसभाओं के चुनाव हो या लोकसभा के जो ये चुनाव होते हैं वो आपको यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि जो ये वयस्क मताधिकार का जो सिद्धांत होता है उसके आधार पे ऐसे इलेक्शंस को ये करवाए जाएंगे। इसका ये मतलब हुआ, यानी कि दूसरे रूप में इसका ये मतलब हुआ कि भारतवर्ष के अंदर हर एक एडल्ट व्यक्ति, हर एक वयस्क ये व्यक्ति जो है वो एक वोटर के रूप में यानी अपने ये वोटिंग राइट को वो एक्सरसाइज करने के लिए वो लीगली एम्पावर्ड है, यानी कि वो कानूनी रूप से वो सक्षम है, आपको बशर्ते कि उसको किसी संबंधित या तत्संबंधित ये कानून के तहत उसको इस अधिकार से वंचित ना किया गया।
तो इसका यह मतलब हुआ कि भारतवर्ष में ये लोकसभा का इलेक्शन हो रहा हो या विधानसभाओं के इलेक्शंस हो रहे हो, तो उसमें ये वोटर होने के लिए 2 इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। यानी कि 2 आवश्यक ये क्वालिफिकेशंस हैं, और जो भी व्यक्ति इन 2 इसेंशियल ये क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करता है वो ये वोट देने का अधिकारी होता है। और उसमें आपको ये पहला आपको इसेंशियल ये क्वालिफिकेशन है कि वो व्यक्ति जो है वो भारतवर्ष का सिटीजन होना चाहिए, भारतवर्ष का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि उसकी उम्र जो है वो 18 साल से ये कम ये नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको ये कानूनी स्थिति है। अब इसके साथ साथ एक और कानून ये यहां पे काफी महत्वपूर्ण हो जाता है भारतवर्ष में, जो कि ये पार्लियामेंट के द्वारा ये बनाया गया कानून है, और जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये पीपुल एक्ट या 1950, यानी कि जन प्रतिनिधित्व ये कानून 1950 का। तो ये जो कानून है वो इस चीज की ये व्यवस्था ये करता है, मतलब इस कानून में इस चीज को बताया गया है कि किसी व्यक्ति का एक वोटर के रूप में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किस आधार पे हो सकता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट आधार है ये भारतवर्ष में ये कानूनी तौर पे वो ये है, ये पहला ये है कि आपको कि अगर किसी व्यक्ति को किसी सक्षम या कोर्ट के द्वारा अगर उसको ये पागल घोषित किया गया हो, या उस व्यक्ति को जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि वो व्यक्ति जो है वो दिमागी रूप से वो रीजनेबल वो नहीं है, उसकी जो ये मेंटल ये साउंडनेस है वो खत्म हो गई है, वो अच्छा बुरा वो नहीं सोच सकता है, वो एक रीजनेबल डिसीजन वो नहीं ले सकता है। तो ऐसे ये किसी भी व्यक्ति को यानी कि ये वोटिंग अधिकार से ये वंचित किया गया है इस कानून के ये प्रावधान के हिसाब से। और इसके साथ साथ ये कुछ आबंधन और हैं। 1951 का भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये पीपुल एक्ट है, यानी कि जन प्रतिनिधित्व ये कानून है, और उस कानून के ये सेक्शन 11A में कुछ ऐसे आधार दिए गए हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी क्रिमिनल ऑफेंस का अगर वो ये दोषी है, और अगर उसको ये चुनाव लड़ने से अगर कोई कानून ये वंचित कर दिया है, तो ऐसे ये व्यक्ति का भी ये वोटिंग राइट जो है वो आपको सस्पेंडेड हो जाता है। ऐसा ये व्यक्ति जो है वो वोट वो नहीं दे सकता। तो कुल मिला करके ये देखिए कि भारतवर्ष में जो कानूनी स्थिति है वो कानूनी स्थिति ये है कि हर एक व्यक्ति जो कि 18 साल के उम्र का है या 18 साल से ये ज्यादा उम्र का है, यानी कि आपको ये मिनिमम उसकी 18 साल उम्र होनी चाहिए, और जो भारतवर्ष का ये नागरिक है और जिसको कि किसी ये सक्षम ये कानून या प्राधिकार के अंतर्गत उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, उसके यानी कि एक वह वोटर के रूप में, तो ऐसा हर एक व्यक्ति जो है वो भारतवर्ष में जो विधानसभाओं के ये चुनाव होते हैं और जो लोकसभा का ये चुनाव होता है, उस ये चुनाव में वो ये वोट देने के लिए वो सक्षम है, उसके इस ये वोटिंग राइट से ये वंचित नहीं किया जा सकता। अब दूसरी एक बात आती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये पीपुल एक्ट, यानी कि ये जन प्रतिनिधित्व जो कानून है 1950 का, उसके ये सेक्शन 19 में ये प्रावधान ये किया गया है कि यानी कि ये वोटर होने के लिए, यानी कि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कि विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में एक एलिजिबल ये वोटर होने के लिए ये कंडीशंस ये क्या है, यानी कि उसकी ये शर्तें क्या है। तो उस कानून में ये दिया गया है कि पहली शर्त ये है
कि वो व्यक्ति जो है वो 18 साल से ये कम उम्र का नहीं होना चाहिए, और दूसरी ये शर्त है कि वो व्यक्ति जो है वो उस ये कंस्टिट्यूएंसी का, यानी कि उस ये विधानसभा या लोकसभा ये क्षेत्र का वो ऑर्डिनरी वो रेजिडेंट होना चाहिए, यानी ऑर्डिनरली, यानी कि सामान्य तौर पे वो उस ये कंस्टिट्यूएंसी का वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं जिसके की आधार पे ये किसी भी व्यक्ति का नाम जो है वो इलेक्टोरल या रोल में ये जुड़ सकता है, या इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जोड़ा जाता है। अब यहां पे एक टर्म को यानी एक्सप्लेन करना ये जरूरी होगा कि कैसे व्यक्ति को ऑर्डिनरली यानी कि रेजिडेंट हम मानेंगे। तो उसमें ये कानून ये बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र का, किसी विधानसभा क्षेत्र का या लोकसभा क्षेत्र का ये ऑर्डिनरी या रेजिडेंट उस समय ये माना जाएगा जब वो ये सामान्य तौर पे वो उस स्थान पे एक रीजनेबल ये टाइम से वो रहते आ रहा हो। और ये कानून ये बोलता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति वहां पे रहते आ रहा हो उस स्थान पे उस व्यक्ति का परमानेंट रेजिडेंस हो ही, ये कोई आवश्यक नहीं है। यानी कि वो सामान्य तौर पे या अपनी आजीविका को चलाने के लिए या किसी अन्य कारणवश से अगर वो सामान्य तौर पे वो जिस स्थान पे वो रहते आ रहा है उसी एक कंस्टिट्यूएंसी का ये वोटर उसे ये समझा जाएगा। और आपको ये कानून ये भी बोलता है कि किसी व्यक्ति को ये किसी स्थान का ये ऑर्डिनरी ये रेजिडेंट या सामान्य तौर पे वो निवासी ये तब भी नहीं माना जाएगा कि अगर उस व्यक्ति का ये परमानेंट ये ड्वेलिंग या परमानेंट हाउस अगर किसी स्थान पे है, तो केवल ये घर के हो जाने भर से वो यानी कि इलेक्शन के दृष्टिकोण से, यानी कि एक वोटर के ये दृष्टिकोण से वो वहां का वोटर नहीं हो जाता है। मतलब ठीक है उसका ये घर है वहां पे, लेकिन आवश्यक शर्त ये है कि सामान्य तौर पे वो उस स्थान का वो निवासी हो। यानी कि दूसरे रूप में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि मेरा घर जो है वो किसी एक गांव में है और मेरी वहां पे ये परमानेंट ड्वेलिंग है, लेकिन हम अधिकतर समय किसी दूसरे ये शहर में रहते हैं, तो फिर एक वोटर के रूप में वोटर लिस्ट में जो हमारा ये नाम ये जुड़ेगा, ये हम जहां पे रहते हैं सामान्य तौर पे वहां के ये वोटर लिस्ट में हमारा नाम ये जुड़ना चाहिए आपको, ना कि हमारा जहां ये परमानेंट ये घर है। तो ये आपको ये कानूनी स्थिति है। अब दूसरी एक बात है कि यानी कि हमारा संविधान इस भी चीज को ये बोलता है, और ये आपको यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल ये 324, और इसी आर्टिकल के ये तहत ही, इसी अनुच्छेद के तहत ही भारतवर्ष में इलेक्शन कमीशन का गठन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में ये किया गया है। यानी कि एक संवैधानिक निकाय के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन जो है वो इसी अनुच्छेद के ये प्रावधानों के हिसाब से ये किया गया है। और ये अनुच्छेद ये बोलता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव हो या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो या राज्य की विधानसभाओं का चुनाव हो या किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो वहां का ये चुनाव हो, उसके मेंबर्स का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, या लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का भी चुनाव हो, यानी ये जो ये 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, इन 4 इंस्टीट्यूशंस का चुनाव जो है फ्री और फेयर मैनर में करवाने की जो संवैधानिक जिम्मेवारी है, ये संवैधानिक जिम्मेवारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यानी कि भारतवर्ष के ये आपको ये चुनाव आयोग को सौंपी गई है इस अनुच्छेद के तहत। और इसी अनुच्छेद के तहत हमारा संविधान जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो भी इलेक्टोरल ये प्रोसेस होती है, यानी इन सब सारे इंस्टीट्यूशंस
यानी कि आपको ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो या राज्य की विधानसभाओं का चुनाव हो, तो इन सब सारे ये चुनाव के ये प्रोसेसेस से संबंधित जो भी ये प्रक्रियाएं होती हैं, उन सारे ये प्रक्रियाओं के ऊपर उसके सुपरिटेंडेंस यानी उसके अधीक्षण, आपको डायरेक्शन यानी उसका दिशा निर्देशन और कंट्रोल, ये 3 शब्द लिखे गए हैं संविधान में आर्टिकल ये 324 में, कि सुपरिटेंडेंस, ये डायरेक्शन एंड कंट्रोल, पूरे इलेक्टोरल ये प्रोसेस का करने की जो संवैधानिक जिम्मेवारी है, ये इलेक्शन कमीशन को ये दी गई है, ये सौंपी गई है। अब इस एक आर्टिकल के कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ही ये पावर आ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको ये लिटरली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म का इस्तेमाल किया है कि आर्टिकल ये 324 जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक रिजर्वायर ऑफ ये पावर है, यानी कि ये पावर का स्रोत है ये आर्टिकल। और इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन को इतने अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि जिससे कि इलेक्शन का जो भी उसके ये प्रोसेस है या इलेक्शन से संबंधित जो भी ये कार्य हैं, उन सारे ये कार्यों के ऊपर स्ट्रांग सुपरविजन करने की या जो भी ऑफिशियल्स उन कार्यों में इन्वॉल्व हैं उनको सुपरवाइज करने की, उनको ये पनिश करने की या उनको ये डायरेक्ट करने की, ये सारी शक्ति जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये प्राप्त हो जाती है। और इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल ये 324 जो है वो एक रिजर्वायर ऑफ ये पावर है। तो ये बात ये सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोली है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस भी चीज को बोला है कि चूंकि भारतवर्ष में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को ये संपादित ये करवाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य है, जिसके के ऊपर भारतवर्ष में ही आपको यानी कि गणतंत्र की इमारत जो है वो खड़ी है। और गणतंत्र जो है यानी कि जो रिपब्लिक ये कैरेक्टर है हमारे स्टेट का, वो हमारे ये संविधान की आत्मा है। और हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स में से ये आता है कि हमारे देश के अंदर ये गणतंत्र की स्थापना है। तो इस कारण इलेक्शन कमीशन के ये जो कार्य है, ये कार्य काफी यानी कि ये दूरगामी ये प्रभाव वाले और काफी ये सब्सटेंसिव ये नेचर के हो जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में यानी आपको ये 78 में एक वो केस गया था सुप्रीम कोर्ट के आगे। वो केस था ये मोहिंदर सिंह गिल ये बनाम चीफ इलेक्शन ये कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इस केस में यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, और ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही स्ट्रांग और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ये बोला था कि ठीक है कि इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल ये आपको ये 324 के तहत यानी कि बहुत सारी ये शक्तियां ये प्राप्त हैं, और उसको ये बहुत सारी ये डिस्क्रिशनरी ये पावर्स भी उसको ये प्राप्त हैं। आपको डिस्क्रिशनरी का मतलब हुआ कि ये विवेकाधीन शक्तियां ये प्राप्त हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन को संपादित ये करवाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला कि इलेक्शन कमीशन को इस भी चीज का ये ध्यान ये रखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो भी ये शक्तियां हैं, उन शक्तियों का आपको रीजनेबल मैनर में यानी कि ये तार्किकतापूर्ण ढंग से और ये पब्लिक इंटरेस्ट में उन सारे ये शक्तियों का यूज ये किया जाना चाहिए।
और इसके साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट ने इस भी चीज को ये बोला, ये रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, कि विवेकाधीन शक्ति का यह अर्थ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को ये जो मन में आए वो करे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ये बोला कि अगर किसी मामले में, यानी इलेक्शन से संबंधित ये मामले में, अगर ये पार्लियामेंट के द्वारा अगर बनाया गया कोई कानून है या किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा अगर बनाया गया कानून है, तो अगर कानून मौजूद है उस मामले में, तो वैसी स्थिति में यानी इलेक्शन कमीशन जो है उसको उन कानूनों के ये प्रावधानों के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। उससे यानी कि अलग जाकर के या उसके ये बियॉन्ड जाकर के या उसके अगेंस्ट में जाकर के इलेक्शन कमीशन काम वो नहीं कर सकता है। मतलब इसका यह अर्थ हुआ कि वैसे मामले जहां पर की यानी कि जिन मामलों में अगर कानून उपलब्ध है, यानी कि ये पार्लियामेंट के द्वारा या किसी स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा अगर इलेक्शन से संबंधित कोई कानून ये बनाया गया है, तो फिर वहां पे इलेक्शन कमीशन का जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो उसकी ये विवेकाधीन शक्ति है, वो काम नहीं करेगी और इलेक्शन कमीशन को उस कानून के ये प्रावधानों के हिसाब से ही ये काम करना पड़ेगा। और जहां पे जिन मामलों में वो कानून ये चुप हैं या अगर कोई ये कानून ही मौजूद नहीं है अगर किसी मामले को डील करने के लिए, तो फिर वैसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है, विवेकाधीन शक्ति आ जाती है और इलेक्शन कमीशन अपने ये विवेक के अनुसार वो काम वो कर सकता है। हालांकि उसको अपने ये सारे डिसीजंस जो हैं वो रीजनेबल मैनर में और ये संविधान के द्वारा, हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो उसको ये मैंडेट दिया गया है, अपने ये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसीजन वो ले सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी मामले के अंदर अगर कोई कानून उपलब्ध है इलेक्शन के प्रोसेस से रिलेटेड, तो उस कानून की अवहेलना जो है वो इलेक्शन कमीशन वो नहीं कर सकता है। अब हम लोग आते हैं एक व दूसरे पॉइंट पे। अब हम लोग इस चीज को देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्टोरल ये रोल, यानी कि जो मतदाता सूची होती है उसको ये प्रिपेयर करने से संबंधित ये कौन सा ये कानून है हमारे देश में, और ये बिहार वाले ये मामले में इलेक्शन कमीशन ने उन ये कानून के ये प्रावधानों का उसने अनुसरण ये किया है कि नहीं किया है। तो मतदाता सूची के ये प्रिपरेशन से संबंधित, यानी उसको ये बनाने से संबंधित या उसके रिवीजन से संबंधित जो कानून है भारतवर्ष में, यानी कि आपको जिस कानून में इसकी ये व्यवस्था की गई है वो आपको यही कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पीपुल एक्ट 1950, यानी कि ये जन प्रतिनिधित्व ये कानून 1950 का। अब इसमें ये ध्यान से सुनिएगा, हमने इसको लिखा भी है, यानी कि अगर ये मतदाता सूची का रिवीजन होना है तो ये कानून ये प्रावधान करता है कि इसके ये 4 स्टेजेज हो सकती है, यानी कि आपको ये 4 तरीकों से ही मतदाता सूची का रिवीजन ये किया जा सकता है। इसमें आपको पहला है बिफोर द इलेक्शन टू द लोकसभा और असेंबली, यानी कि अगर ये लोकसभा का इलेक्शन होना हो या असेंबली का, यानी कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का यानी कि किसी विधानसभा का अगर इलेक्शन होना हो, तो उससे ये पहले ये मतदाता सूची का रिवीजन ये किया जा सकता है। आपको ये दूसरा, इसमें आपको ये कंडीशन है कि बिफोर ईच ये बाई इलेक्शन, यानी हर एक जो उपचुनाव जो होता है, अगर यानी कि इलेक्शन कमीशन ये चाहे तो वो ये मतदाता सूची का रिवीजन ये कर सकता है। आपको ये तीसरा कंडीशन है कि ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन एनी ईयर, यानी कि ये किसी भी ये साल में इलेक्शन कमीशन के ये डायरेक्शन पे
मतदाता सूची का रिवीजन ये किया जा सकता है। और चौथा ये कंडीशन है इस कानून में कि स्पेशल रिवीजन फॉर ए कंस्टिट्यूएंसी और पार्ट ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी विद द इलेक्शन कमीशन। मतलब इसके ऊपर यह ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशल रिवीजन इस टर्म का इस्तेमाल इसी में हुआ है, लेकिन यहां पे कंडीशन ये दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्पेशल रिवीजन यानी कि ये विशेष जो ये पुनरीक्षण होता है ये मतदाता सूची का, वो केवल एक कंस्टिट्यूएंसी यानी कि एक विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र या कुछ खास सेलेक्टेड आपको ये कंस्टिट्यूएंसी के लिए या पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंसी यानी कि किसी एक कंस्टिट्यूएंसी के एक भाग के लिए वो स्पेशल डिवीजन वो ये करवा सकता है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये बात आगे आएगी। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये टर्म का इस्तेमाल किया गया है ये बिहार के मामले में कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस शब्द का मेंशन इस कानून में है ही नहीं, यानी कि विशेष गहन ये पुनरीक्षण इस शब्द को इस कानून में यानी कि वो कंडीशन ही नहीं है। और स्पेशल ये शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया गया है केवल यानी कि इस संदर्भ में कि अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि किसी खास आपको कंस्टिट्यूएंसी या किसी पार्ट ऑफ ये कंस्टिट्यूएंसी में अगर उसको ऐसा लगता है कि यहां स्पेशली ये रिवाइज करने की जरूरत है यहां पे ये मतदाता सूची को, तो उसका वो आदेश वो दे सकता है। लेकिन यहां तो ये बिहार में ये स्थिति हो गई कि एक पूरे स्टेट के लिए, पूरे राज्य के लिए वो विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ये जारी कर दिया है। जबकि जो संबंधित ये कानून है 1950 का ये जन प्रतिनिधित्व कानून, वो इस बात की इजाजत ही नहीं देता है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक पूरे राज्य के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अब इसमें भी इस कानून में स्पेशल रिवीजन वर्ड का ही यूज किया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो आदेश है उसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात की गई है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरे राज्य के लिए वो स्पेशल रिवीजन यानी कि वो करवाने के लिए वो कानूनी रूप से सक्षम नहीं है। यानी कि ये कानून जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंडेट ही नहीं देता है, ये अधिकार ही नहीं देता है कि आप पूरे राज्य के लिए आप स्पेशल ये रिवीजन ये करवाएं। और दूसरी एक बात है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस शब्द का यूज जो है इस कानून के अंदर ये किया ही नहीं गया है। तो अगर इस ये दृष्टिकोण से देखिएगा, और एक बार दूसरी बात और है, ये सब सारे हमने आपको जो ये 4 कंडीशंस ये बताए अभी, यानी मतदाता सूची के पुनरीक्षण के, तो उसमें इस कानून के अंदर ये क्वालिफाइंग डेट का भी ये प्रावधान है। इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को ये नोटिफाई करना होगा कि किस डेट से वो जो पुनरीक्षण का ये कार्य है वो शुरू होगा। और ये कानून इस चीज की ये व्यवस्था करता है कि जो ये क्वालिफाइंग डेट होगी, मतलब जिस डेट से पुनरीक्षण का कार्य ये शुरू किया जा सकता है, वो किसी भी ये वर्ष का यानी कि पहला दिन यानी कि एक और किसी भी ये साल का यानी कि वो साल होना चाहिए। यानी कि इस कानून के ये प्रावधान के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बिहार में जो मतदाता सूची के गहन ये पुनरीक्षण का जो आदेश ये जारी किया गया है, उसमें ये क्वालिफाइंग डेट जो है ये इलेक्शन कमीशन ने ये मेंशन किया है
1/7/2025। और जबकि ये कानून ये बोलता है कि किसी भी प्रकार के ऐसे ये पुनरीक्षण के लिए जो ये क्वालिफाइंग जो डेट है वो 1/1/2025 होनी चाहिए। तो यहां पे भी इलेक्शन कमीशन जो है ये टेक्निकली वो ये फंस सकता है। तो यानी कि मोटा मोटी इन चीजों को देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का ये जो आदेश है, ये आदेश अगर यानी कि ये टेक्निकल ये ग्राउंड पे भी देखा जाए तो उसके आधार पे इलेक्शन कमीशन को अपने इस आदेश को ये डिफेंड करने में वो काफी मेहनत करनी पड़ेगी उनके वकीलों को, और एड़ी चोटी का जोड़ ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस आदेश में ये बहुत सारी ये खामियां भी हैं। आपको ये कानूनी दृष्टिकोण से और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी। लेकिन इन सारी ये खामियों के अतिरिक्त ये सवाल जो है ये अभी भी वो ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ये किसी प्रकार से ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ये फेवर में ये जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चला जाए, और हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को ये मैंडेट मिल जाए, हरी झंडी मिल जाए कि हम जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये करवा रहे हैं बिहार में वो लीगली वो वैलिड है। हो सकता है ऐसा, लेकिन ये सवाल तो उठना ये लाजमी है, और किसी भी रीजनेबल माइंड को ये बात ये समझना पड़ेगा, और ये बात उसके अंदर ये सवाल उसके अंतर मन में उठेंगे कि आखिर ये क्या जरूरत पड़ गई जिससे कि इलेक्शन कमीशन को बिहार इलेक्शन से मात्र ये 3 महीना पहले इतने ये दुरूह एक्सरसाइज को ये संपन्न करवाने की जरूरत ये पड़ गई, और उसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए यानी आदेश देना पड़ा इलेक्शन कमीशन को। तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ये टेक्निकली हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको ये सही ये ठहरा दे। हालांकि हमें नहीं लगता है कि 100% जो इलेक्शन कमीशन का स्टैंड है उस स्टैंड को सुप्रीम कोर्ट ये वैलिडेट करेगी, लेकिन फिर भी अगर ये इंटेंसिव रिवीजन हो भी जाता है, लेकिन ये सवाल का जवाब, इस सवाल के ये जवाब को ये देने में इलेक्शन कमीशन को सालों सालों तक ये पसीना ये छूटेगा कि आखिर क्यों इलेक्शन से मात्र ये 3 महीना पहले और इतने ये बड़े एक्सरसाइज को आपको ये करने की जरूरत ये क्यों पड़ गई, उसका इंटेंशन क्या था। तो इंटेंशन के ऊपर ये सवाल उठना ये लाजमी है। तो आज का ये बहुत ही टेक्निकल ये वीडियो हो गया, और खास करके वैसे लोगों के लिए जिनको कि ये कानून में इंटरेस्ट है, उन लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो है। ये ध्यान से इसको ये सुनेंगे और आपको यानी बहुत सारी बात ये समझ में आएगी। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग ये फिर किसी इंपॉर्टेंट ये मुद्दे के ऊपर अपनी ये विवेचना को लेकर के, अपने विश्लेषण को लेकर के आपके सामने फिर से ये प्रस्तुत होंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। ये तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।